ये मत सोचना कि ये मेरे लिए। नमस्कार साथियों, लाइव स्टडी इलाहाबाद यूट्यूब चैनल पे मैं उत्पल मंत्र त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रात के 9:15 बज चुके हैं और रात के 9:15 बजे मैं आप सभी के लिए सप्ताह के प्रथम 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को भूगोल के प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेशन लेके उपस्थित होता हूं, जो आपकी यूपी, टीजीटी, पीजीटी सहित राज्य स्तरीय सभी परीक्षाओं में जीएस में आप लोगों से भूगोल पूछा जाता है। चाहे वह लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा हो, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है वो कराई जाने वाली कोई परीक्षा हो, या आप किसी भी जो है वो हिंदी भाषी राज्य में सामान्य अध्ययन का पेपर यदि देते हैं तो वहां पे भी आपसे ज्योग्राफी पूछी जाती है। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है इस समय भारत के भूगोल को टॉपिक वाइज तरीके से एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें इस समय आज की सेशन में मैं आप लोगों को भारत की कुछ जनजातियों और प्रवाह तंत्र से संबंधित कुछ जो है वो प्रश्नों का संग्रह आप सभी के बीच में लेके उपस्थित हुआ हूं। तो एक बार तेजी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए कि आप सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर मिल रही है या नहीं। यदि आप सभी को ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर मिल रही है तो हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे और तेजी से जो है अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चले, उम्मीद है कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर होगी। तो दोस्तों, सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिन आप लोगों को ज्योग्राफी के प्रश्नों का अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। वहीं शेष 3 दिन बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार की यदि हम लोग बात करेंगे तो शेष 3 दिन में आप लोगों को नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का अवसर अभ्यास करने का अवसर मिलेगा। चले, तो यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो शनिवार को जुड़िए। यदि दोनों विषय हैं आपके तो आप लोग जो है वो हमारे साथ पूरे सप्ताह जुड़ के अभ्यास कर सकते हैं। चलिए, आज के सेशन में हम लोग जो है वो बातचीत अपनी शुरू करें उससे पहले आप सभी के लिए लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्योग्राफी और सिविक्स से संबंधित जो है वो प्रारंभ किए गए हैं। यदि आप इनमें से किसी भी परीक्षा में शामिल हो रहे हो या आप सामान्य अध्ययन के रूप में भारतीय संविधान और भूगोल पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जो है वो जुड़ सकते हैं लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन के लिए भारतीय संविधान और भूगोल का जो है वो बैच मिल जाएगा। टीजीटी, पीजीटी और लेक्चरर की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो आपको सारे बैच दिए गए हैं। यदि कोई भी बैच को लेके आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग 7007701847 इस पे व्हाट्सएप या सीधे कॉल के माध्यम से आप लोग जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। अब चलेंगे सीधे आज के अपने सेशन की तरफ और आज के अपने सेशन के पहले प्रश्न को हम लोग लेंगे। आज के सेशन का जो हमारा पहला प्रश्न है वो आपके चांगपा समुदाय से संबंधित है। आपको दिया है, भारत में चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको 3 कथन दिए गए हैं, उसके आधार पे आपको अपना निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा कथन जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, कौन कौन सा जो है वो सही है। पहला दिया है कि यह मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में रहते हैं। दूसरा दिया है ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों बकरियों को पालते हैं। और तीसरा दिया है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। चलें, कौन सा विकल्प इसमें जो सही है वो आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चांगपा समुदाय के लिए ध्यान रखेंगे। चांगपा समुदाय की बात करेंगे दोस्तों तो चांगपा समुदाय जो है वो मुख्य रूप से आपके जास्कर श्रेणी में, जास्कर रेंज में आपको जो है ये समुदाय देखने को मिलता है। इस समुदाय की जो उत्पत्ति है वह सामान्यतः जो है वो तिब्बत से मानी जाती है। तिब्बत में जो है इस समुदाय की उत्पत्ति हुई थी। भारत में आपको जास्कर रेंज में, जास्कर रेंज कहने का तात्पर्य है, यदि आप यूनियन टेरिटरी के हिसाब से जाएंगे तो ध्यान रखिएगा आपको लद्दाख रेंज में जो है आपको यह जनजाति देखने को मिलेगी। प्रश्न में आपको उत्तराखंड राज्य दिया है, उत्तराखंड राज्य में यह जनजाति आपको देखने को नहीं मिलेगी, यह आपके लद्दाख रेंज में देखने को मिलेगी। और चलिए, हर हर महादेव। सबसे महत्वपूर्ण इस जनजाति की का कार्य जो है आप सभी को पता है कि यह पश्मीना बकरों को पालते हैं। पश्मीना जो है वो
एक ऊन की प्रजाति है जो पश्मीना बकरी से प्राप्त होती है और सबसे अच्छे किस्म का ऊन जो है इसे माना जाता है। तो आपका दूसरा सही हो जाएगा। साथ ही इन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। बिल्कुल, तो जो लोग इस प्रश्न में सन 2001 में जो है अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया था भारत सरकार के द्वारा, तो पहला इसमें आपका जो है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में नहीं, या आपके जास्कर रेंज या लद्दाख में, जो भी आपको विकल्प में दे आप उसका चुनाव कर लीजिएगा, पाई जाती है। और पश्मीना बकरा इनके द्वारा पाला जाता है, इसी से पश्मीना ऊन निकाला जाता है और पश्मीना किस्म की साल वगैरह जो बनती है सबसे अच्छी किस्म की, जो है वो पर्याप्त गर्मी प्रदान करती है, वह इन्हीं बकरों से जो है वो प्राप्त होता है। इनका मुख्य व्यवसाय है। बाकी इनको सन 2001 में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में भारत सरकार ने रख दिया था। तो आपको एक को छोड़ के 2 व 3 सही होगा। जो लोग इसमें बी विकल्प की बात कर रहे हैं उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपको दिया है कि नीचे लिखे राज्यों में जनजातियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। आपको असम में मीरी जनजाति बताई जा रही है, नागालैंड में जो है वो कोन्याक बताई जा रही है, अरुणाचल प्रदेश में आपको अप्तानी बताई जा रही है और मध्य प्रदेश में आपको लबाटा बताई जा रही है। बताएंगे कौन सा इसमें से? नहीं, बफरिंग नहीं होगी, ऐसी कोई समस्या यहां पर तो नहीं दिखाई दे रही है। मैं एक बार पुनः चेक कर ले रहा हूं। नहीं, यहाँ पे स्ट्रीम जो है वो बिल्कुल क्लियर है, हाई स्पीड इंटरनेट डेटा जो है वो मिल रहा है। चले भैया बताइए कौन सी जो है वो इसमें सही सुमेलित नहीं है। असम मीरी बताया जा रहा है भैया, चले तेजी से उत्तर करिएगा। चलें तो ध्यान रखेंगे, असम में जो है वो मीरी जनजाति पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। नागालैंड में जो है कोन्याक जनजाति, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति, लबाडा जनजाति जो है दोस्तों यह असम में नहीं, यह जनजाति आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश की जो है यह जनजाति है, आपके मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। तो जो लोग इस प्रश्न में जो है वो किसके साथ जा रहे हैं, डी विकल्प के साथ, आप उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको जो दिया है उसमें दिया है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है, बताइएगा आप सभी लोग। आपको हालचू दिया हुआ है, रेंगमा दिया है, ओंजे दिया है और सोमपेन दिया है, चारों में से एक को चुन लीजिएगा। कौन सी जनजाति जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नहीं पाई जाती है, उसके लिए आप लोगों को उत्तर करना है। चले भैया तेजी से उत्तर करेंगे। चलें ध्यान रखिएगा, हालचू जो है या अंडमान निकोबार में रहने वाले जो लोग हैं वह अपने को हालचू कहते हैं, ठीक है। साथ में रेंगमा की बात करते हैं, तो रेंगमा जनजाति की जब हम बात करेंगे तो यह आपको नागालैंड, नागालैंड और असम में आपको यह जनजाति देखने को मिलेगी। बाकी ओंजे और सोमपेन यह दोनों जनजाति आपको कहां पे देखने को मिल जाती है, आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे देखने को मिलेगी। मुख्यतः हालचू जो है वो कोई जनजाति नहीं है, हालचू वह समूह है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो लोग हैं अपने आप को हालचू से संबोधित करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हालचू अंडमान निकोबार के लोग जो है अपने आप को हालचू कहते हैं। ओंजे और सोमपेन जो है वो मुख्य जनजातियां हैं। रेंगमा जो है वो नागालैंड और असम में पाई जाने वाली पूर्वोत्तर की एक जनजाति है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपको दिया है कि मांगा नियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय पूर्वोत्तर राज्य में अपनी मार्शल कलाओं के लिए विख्यात है, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है, दक्षिण भारत में अपने शास्त्रीय गायन संगीत के लिए विख्यात है, मध्य भारत में पच्चीकारी परंपरा के लिए विख्यात है। किस लिए जाना जाता है भैया मंगानियार को? तेजी से उत्तर करेंगे।
जी, आपके इंटरनेट में हो सकता है प्रॉब्लम हो। यहाँ से तो संभवतः कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही है मुझे। चलें, यदि थोड़ी बहुत कोई समस्या हो भी रही होगी, तो अब जो है वो नहीं होगी। मैं एक बार जो है वो आप लोगों के लिए पुनः रीसेट कर भी देता हूँ। चलिए, कर दिया है, अब आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी। चले आते हैं प्रश्न पे। हमसे पूछा हुआ है मांगानियार किस लिए जाना जाता है? चलें, ध्यान रखिएगा, मांगानियार जो है एक मुस्लिम समुदाय है। ध्यान रखेंगे, क्या है? मुस्लिम समुदाय है। या आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, राजस्थान में देखने को मिलेगी। और यहाँ के इस जो है वो राजस्थान के रेगिस्तानों में पाई जाने वाले यह लोग अपनी समृद्ध जो है वो संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं। संगीत परंपरा के लिए जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात जो है वो मुस्लिम समुदाय को जो है वो मांगानियार कहा जाता है। उत्तर आप सभी का बी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, जो लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न आपको दिया है, झूमिंग करते हैं होटिया, खासी, संथाल और टोडा, चारों में से किसी एक को बताना है कि झूमिंग किसके द्वारा की जाती है। चलें, चलें भैया, ध्यान रखेंगे, झूमिंग जो है वो एक कृषि का तरीका है जो आपको पूर्वोत्तर के राज्यों में जो है यह कृषि की जाती है। इसमें वनस्पतियों को जलाकर खेत को जो है वो भूमि को साफ किया जाता है, वहां पे कृषि की जाती है। यह सामान्यतः स्थानांतरित कृषि के श्रेणी में आता है। तो इस प्रश्न में जो लोग खासी जनजाति के लिए बात कर रहे होंगे लोग, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी मानचित्र पे, वहां पे आपको जो है वो एक जनजाति देखने को मिलेगी। उसे हम लोग जो है वो असम में मुख्य रूप से यह आपको दिखाई देगी, क्या करते हुए? झूमिंग कृषि करते हुए। तो ध्यान रखेंगे, खासी जनजाति के द्वारा स्थानांतरित कृषि जो की जाती है उसे झूमिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? आपको दिया हुआ है बिंछवार, धनवार, खैरवार और मझवार, चारों में से। जी, पूर्वोत्तर की सबसे प्रमुख पहाड़ियों में से गारो खासी जयंतियां हैं। उसमें खासी पहाड़ियों के आसपास यह जनजाति पाई जाती थी। खासी जनजाति की मैं बात कर रहा था। चलिए, उत्तर करेंगे। तो भैया खैर कत्था बनाने वाली जो अनुसूचित जनजाति है उसे हम लोग खैरवार के नाम से जानते हैं। कत्थे का एक नाम जो है वो खैर भी है, ध्यान रखिएगा। खैर, कत्थे को जो है वो कई स्थानों पे खैर भी कहा जाता है। संभवतः ऐसा माना जाता है कि खैर बनाने के कारण जो है इस समुदाय का नाम जो है वो खैरवार पड़ा था। ठीक है, पान के साथ जो आप लोग कत्था खाते हैं मुंह लाल कर करके, जो है इधर उधर दीवालों को रंगीन आप लोग करते रहते हैं, वो इसी जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले जो है वो कत्थे से आपका पान, आपका मुंह जो है वो लाल करता है। चलिए, अगला दिया है कुडुख, बोली कौन बोलते हैं, कौन सी जनजाति जो है कुडुख बोलती है? आपको कमार दिया है, कोल दिया है, उरांव दिया है और गूंड दिया है, चारों में से किसी एक को चुनिएगा। कुडुख के लिए तेजी से उत्तर करेंगे। चलें भैया, कुडुख की बात करेंगे तो कुडुख जो है वो आपके द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है।
और द्रविड़ भाषा मुख्यतः जो है वो आपको दक्षिण भारतीय राज्यों में जो भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु, तमिल इत्यादि, उसे द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्थान जो है वो दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। और इन जनजातियों में उरांव जो है जिस भाषा को बोलती है उसे कुडुख कहा जाता है। तो आप लोग इस प्रश्न में यदि सी विकल्प के साथ जा रहे हैं तो आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दिया है कि कौन से राज्य में हलाम, नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। चलिए, हलाम और नोटिया दो जनजातियां दी हुई हैं। महाराष्ट्र दिया है, केरल दिया है, त्रिपुरा दिया है और छत्तीसगढ़ दिया है। चले, तेजी से उत्तर करेंगे। हलाम और नोटिया, तो जो लोग इसमें दो जनजातियां, ध्यान रखिएगा, हलाम है और नोटिया, या दोनों जनजातियां आपको पूर्वोत्तर की जनजातियां हैं। आपको पूर्वोत्तर भारत में यानी त्रिपुरा में यह जनजाति जो है वो देखने को मिलेगी। सी विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। हलाम और नोटिया पूर्वोत्तर की जनजाति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है। चलें भैया, लाल बंगला किस जनजाति का रसोई घर जो है वो कहलाता है। कमार दिया है, भुजिया दिया है, हलवा दिया है और गूंड दिया है। चारों में से एक को चुनिए। कमार, हलवा, कमार, भुजिया, हलवा और गूंड। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें भैया, तो यदि हम बात करेंगे भुजिया जनजाति, यह आपके जो है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ की एक जो है वो जनजाति है, ठीक है। और इनका जो रसोई घर होता है जिसे आप लोग किचन कहते हैं, उसे हम लोग लाल बंगला के नाम से जानते हैं। लाल बंगला के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें इनके घरों में जो खाना बनाने वाले चूल्हे होते हैं, चूल्हे, ये चूल्हे जो है वो लाल मिट्टी से बने होते हैं। लाल मिट्टी, लाल मिट्टी से बने होने के कारण इनके जो है वो किचन को लाल बंगला कहा जाता है। चूल्हे लाल मिट्टी से बने होते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। इनको भुजिया के रूप में जाना जाता है। भुजिया जनजाति के किचन को लाल बंगला कहा जाता है। मुख्य रूप से जो है वो छत्तीसगढ़ के आपके कुपवाड़ा रेंज में जो है वो कुपवाड़ा क्षेत्र में यह जनजाति पाई जाती है। आगे बढ़िए। अगला दिया है कि किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। चलेंगे, कौन सी वह जनजाति है जिसकी आजीविका बांस पर आधारित है। आपको बिंछवार दिया है, कमर दिया है, कमार दिया है और संवरा दिया है। क्या बात है, आप लोग उत्तर करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं? उत्तर करना आप लोगों को पसंद नहीं है क्या कि आप लोग जो है वो उत्तर करें सभी लोग? चलिए, नमस्ते आराधना जी। चलें, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? चलें, तो भैया बांस पर आधारित जो जनजाति है जिसकी दिनचर्या बांस से जुड़ी हुई है, वह है आपकी कमार जनजाति। यह एक घुमंतू जनजाति है। आप अपने शहर में भी देखते होंगे या अपने आसपास देखते होंगे, जो लोग बांस को फाड़ के उससे जो है वो कलाकृतियां बनाते हैं, जैसे पूजा का सामान, जो है धूप से बचने के लिए जो पर्दे बनाए जाते हैं, इस तरीके की चीजें, अलमारियां बांस से बनाई जाती हैं। वो ये सब कार्य जो है वो कमार जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो जो लोग इसमें कमार के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इनका मुख्य व्यवसाय जो है वो बांस को फाड़ के उससे जो है वो वस्तुओं को निर्मित करना होता है। चलिए, अगला प्रश्न आपको दिया हुआ है कि बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। आपको बैगा दिया है, उरांव दिया है,
मांडिया दिया है और कमार दिया है। चलेंगे, बिल्मा नृत्य नृत्य के लिए उत्तर करेंगे तेजी से। चलेंगे तेजी से। ध्यान रखिएगा, कमार जनजाति भी जो है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जनजाति है। कमार जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजाति है। पिछले प्रश्न में जो है वो बांस के से संबंधित प्रश्न आया था कि किसकी आजीविका बांस पर जो है वो से संबंधित है। चले, एक ही दो लोगों का उत्तर आ रहा है, बाकी थोड़ा सा यदि आप लोग शेयर कर पाए वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक, संख्या बढ़ाने में थोड़ा बहुत यदि आप लोग सहयोग कर पाए तो बड़ी कृपा होगी आप लोगों की। चलें, बिल्मा नृत्य के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, तो बिल्मा नृत्य जो है वो बैगा जनजाति के द्वारा की जाती है। यह जनजाति मुख्य रूप से आपको जो है वो मध्य प्रदेश, आपके जो है वो छत्तीसगढ़ और झारखंड में, छत्तीसगढ़ और झारखंड में यह जनजाति जो है वो देखने को मिलेगी। इसके द्वारा किया जाने वाला नृत्य जो है उसे बिल्मा के नाम से जाना जाता है। तो बिल्मा और बैगा आप लोग ध्यान रखेंगे, बैगा जनजाति का नृत्य है बिल्मा। आपका ए विकल्प जो होगा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। सामान्यतः यदि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आप लोगों ने देखा होगा अपने पूर्वजों के हाथ पे जो पारंपरिक टैटू बनाया जाता था उसे गोदना कहा जाता है। आजकल में जो है वो टैटू मशीनों के माध्यम से बनाए जा रहे हैं। पहले जो है वो हाथ से, तब ये प्रिंटिंग जैसी चीजें नहीं थी, स्केच नहीं तैयार होते थे, डायरेक्ट जो है वो महिलाएं मुख्य रूप से गोदना जो है वो गुदवाया करती थी। इस गोदना गोदने का कार्य जो है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। ओझा दिया है, गदबा दिया है, नगेसिया और खरिया, चारों में से किसी एक को आपको चुनना है। गोदना गोदने का कार्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता था। ध्यान रखिएगा, इस गोदना कार्य से संबंधित जो जनजाति है वो आपकी ओझा जनजाति है। जो लोग इसमें ओझा जनजाति के लिए अपना उत्तर चुन रहे होंगे उन सभी का उत्तर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। या ओझा जनजाति आपको जो है वो कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, तो ध्यान रखिएगा, ओझा जनजाति आपको जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, आपके छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी, आपके झारखंड में देखने को मिलेगी, झारखंड में जो है आपको देखने को मिलेगी, बिहार में देखने को मिल जाएगी। मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में जो है आपको ओझा जनजाति देखने को मिलेगी। ध्यान रहे कि यह जनजाति केवल गोदना गोदने का ही कार्य नहीं करती है। इस ओझा जनजाति के लोग जो है वो झाड़ फूक, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से भी जो है वो जुड़े हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, ओझा जनजाति आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में देखने को मिलेगी। इनके द्वारा जो सबसे पारंपरिक कार्य जो किया जाता था वह गोदना गोदने का किया जाता था। इसके साथ झाड़ फूक और तंत्र मंत्र से भी जो है ये लोग जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, इनका पारंपरिक कार्य है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आपको जनजाति दिया है और उनकी अवस्थिति दी हुई है। आपको आगामी दिया हुआ है नागालैंड, बिरहोर आपको झारखंड दिया है, खस आपको अरुणाचल प्रदेश और टोडा आपको तमिलनाडु दिया है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको उसको सही रूप से सुमेलित कर देना है। चलें, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, चलिए, नमस्ते, नो बकवास, ओनली पढ़ाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो खस जनजाति के लिए बात कर रहे हैं, यह अरुणाचल प्रदेश बताया जा रहा है। बिल्कुल जो है दोस्तों, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में जो है वो नहीं पाई जाती है। खस जनजाति की यदि हम बात करेंगे तो यह आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी
एचपी में भी आपको यह जनजाति देखने को मिल जाएगी। तो खस जनजाति आपको उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की यह जनजाति नहीं है। जबकि आगामी जनजाति जो है वो नागालैंड में, बिरहोर आपके झारखंड में और टोडा जनजाति आपके तमिलनाडु में पाई जाती है। आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? चलें, भारतीय उपमहाद्वीप में आपसे पूछा है बोले जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद जो है वो किसका नंबर है? आपको उर्दू दिया है, बांग्ला दिया है, तेलुगु दिया है और तमिल दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलें, ध्यान रखेंगे, यदि हम बोली जाने वाली लोगों के द्वारा बोलने के आधार पर यदि आंकड़ों को हम देखें तो हमारे पास वर्ष 2021 के जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके आधार पर यदि मैं आपसे बात करूं तो सर्वाधिक भाषा में जो है आपको हिंदी बोलने वाले लोग भारतीय उपमहाद्वीप में कितने सारे जो है वो आपके 600 मिलियन के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा जो है आप लोग ध्यान रखिएगा, 996 मिलियन लोग जो है वो हिंदी बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो भाषा आती है वह है आपकी बांग्ला। बांग्ला बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वह आपके 106 मिलियन है। तीसरे नंबर पे जो भाषा बोली जाती है वह है आपकी मराठी। मराठी को बोलने वाले लोगों की जो संख्या है वह 99 मिलियन है। वहीं जब हम चौथे नंबर की भाषा की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आती है आपकी तेलुगु, और तेलुगु बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वो 94 मिलियन के आसपास है। उसके बाद से पांचवें नंबर पे जो बोले जाने वाली भाषा है वह आपकी जो है वो तमिल है। यहाँ पे आपको 76 मिलियन के आसपास जो है वो लोग आपको तमिल बोलते हुए मिलेंगे। और छठे नंबर पे जो है उर्दू बोलने वाले लोग हैं। उर्दू बोलने वाले लोग जो है वो छठे नंबर पे कितने 62 मिलियन जो है इनकी संख्या मानी जाती है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक भाषा हिंदी के बाद दिया हुआ है तो बांग्ला दूसरे नंबर पर आती है। जो लोग इसमें बी विकल्प का चुनाव करेंगे उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? चलिए बताइएगा। आपको सीनो तिब्बतन दिया हुआ है, इंडो आर्यन दिया हुआ है, ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया है और द्रविडियन दिया है। तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे। ध्यान रखिए, भारत में जो भाषा परिवार, सबसे बड़ा भाषा परिवार जो है उसे आप लोग इंडो आर्यन के नाम से जानते हैं। इंडो आर्यन जो है वो परिवार की भाषाओं को बोलने वाले जो लोगों का प्रतिशत है वो ध्यान रखिएगा 78% के आसपास लोग जो है इंडो आर्यन भाषाओं को बोलते हैं। दूसरे नंबर पे आती है आपकी द्रविडियन भाषा। इसे बोलने वाले लोगों की जो उनका प्रतिशत है वो आपके 21% के आसपास लोग जो है वो आपके द्रविडियन भाषा बोलते हैं। द्रविडियन भाषा में आपको तेलुगु, तमिल वगैरह आपको देखने को जो है वो मिल जाएगा। तो आप लोग इस प्रश्न में चूंकि आपसे पूछा है कि सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन है तो इंडो आर्यन है। इंडो आर्यन भाषा जो है वो हमारे यहाँ बोली जाती है। जबकि दूसरे नंबर पे द्रविडियन भाषाओं का स्थान आता है। इसे जो है वो 21% के आसपास लोग बोलते हैं। चले, अगला प्रश्न दिया है गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का, अनुवर्ती अपवाह तंत्र का, अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र का या परवर्ती अपवाह तंत्र का। गंगा नदी को जो है वो अब अपवाह तंत्र से संबंधित आपको प्रश्न मिलेंगे, तेजी से उत्तर करिएगा। चलें, तेजी से उत्तर करेंगे।
चलें, ध्यान रखेंगे जो लोग इसमें जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की बात करेंगे उन सभी का उत्तर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न हो सकता है कि कुछ लोगों के जहन में उठ रहा हो कि ये पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र जो है वो ऐसे अपवाह तंत्र को कहते हैं जो पहले से नदियां प्रवाहित हो रही हैं और बाद में इनकी जो है वो यहाँ की भौगोलिक संरचना में कोई परिवर्तन हुआ, जैसे हिमालय की उत्पत्ति हुई, तैथिस सागर के संकुचन के बाद से हिमालय की उत्पत्ति हुई। हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व से जो है वो गंगा नदी प्रवाहित हो रही थी और जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो जो है वो गंगा नदी ने हिमालय की द्रोणियों को तोड़ते हुए जो है वो मैदान में गंगा नदी प्रवेश करती है, इसलिए इसको जो है वो पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र की श्रेणी में रखा जाता है। यदि गंगा नदी के हम उद्गम की बात करते हैं, उद्गम की बात करते हैं तो भैया आप सभी को पता है कि गंगा नदी का जो उद्गम है वह गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी में एक स्थान है जिसे गोमुख के नाम से जाना जाता है। गोमुख से जो है यह नदी निकलती है और यह नदी जो है वो आपके बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जो है वो जाके गिरती है। ध्यान रखेंगे उत्तर आपका पूर्ववर्ती अपवाह होगा। जो लोग ए विकल्प के साथ जाएंगे उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला दिया है बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है मेघना के नाम से, पद्मा के नाम से, भगीरथी के नाम से या आपके महागंगा के नाम से। चलें तेजी से उत्तर करिएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? अच्छा जी बिल्कुल, गंगोत्री के गोमुख से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में जो है वो जाके गिर जाते हैं। चले भैया, तो गंगा नदी की आपसे पूछा गया किस नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। ध्यान रखिएगा गंगा नदी जो है वो आपके गंगोत्री गोमुख से निकलती है, ठीक है, और सबसे पहले जो है यह मैदान में आपके हरिद्वार में प्रवेश करती है। हरिद्वार में जो है यह नदी पर्वतीय क्षेत्र से जो है वो मैदान में प्लेन में प्रवेश करती है और हरिद्वार से होते हुए यानी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में अंततः जो है ये पश्चिम बंगाल में एक स्थान है फरक्का। इस फरक्का नामक स्थान के बाद से यह नदी जो है वो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। अंतिम जो है उत्तर प्रदेश में माफ करिएगा भारत में जो स्थान है गंगा नदी का वह फरक्का है और फरक्का में प्रवेश करने के बाद से जब ये बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करती है तब इस नदी को गंगा को जो है वो पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जिसे हम लोग भारत में जो है वो गंगा के नाम से जानते हैं वह नदी फरक्का के बाद से जो है वो आपके पद्मा के नाम से जानी जाती है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के लिए चलेंगे। आपको दिया है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। आपको गंगा और ब्रह्मपुत्र दिया है, गंगा और झेलम दिया है, सिंधु और झेलम दिया है, गंगा और सिंधु दिया है। किसी एक को चुन लीजिए। यदि आप लोगों का सहयोग ऐसे ही रहेगा तो आप लोगों के लिए एफर्ट कोई भी क्यों लगाना चाहेगा। थोड़ा सा एफर्ट तो आप लोगों को लगाना चाहिए। वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों मित्रों को आप लोग सेशन के साथ जोड़िए। यदि आप लोग चाहते हैं कि ज्योग्राफी का आपको सेशन नियमित रूप से मिले। चलें भैया, ध्यान रखेंगे सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं भैया तो मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। इसमें एक और नदी की जो है वो भूमिका होती है, मेघना एक नदी है। मेघना नदी भी जो है आपके सुंदरबन डेल्टा के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आपको गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना तीन नदियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ये विकल्प आपका जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग बताना है कितनी है। 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है।
तेजी से उत्तर करिए। बताइए कुछ आवश्यक। चलेंगे भैया। ध्यान रखेंगे, दो जो है वो भौगोलिक विचारक हैं, ठीक है। एक का नाम है आपको ओल्डहैम, ओल्डहैम ओल्डहैम महोदय जो है वो आपके जलोढ़ मृदा की जो मोटाई बताते हैं वह लगभग 6000 मीटर बताते हैं, 6000 मीटर। वहीं एक दूसरे जो है वो भूगोलवेत्ता हैं जिनका नाम है आपके ग्लेमी, ठीक है, या ग्लेनी के नाम से इनको जानते हैं आप लोग, ग्लेनी। इन्होंने जो है इसकी मोटाई 2000 मीटर बताई है, ठीक। ध्यान रखेंगे, दो अलग अलग विचारक हैं। ओल्डहम के अनुसार पूछे तो आप 6000 मीटर का चुनाव करेगा। अब विकल्प में जो है वो एक ही, इन दोनों विचारकों में से एक ही विचारक का जो है वो मत दिया हुआ है। जलोढ़ मृदा की जो गहराई है वह ओल्डहम के अनुसार 6000 मीटर है। तो यदि आपसे ओल्डहम के अनुसार पूछ ले, 6000 और 2000 दोनों विकल्प में दिया हो, तो आप लोग जो है वो किसका चुनाव कर लेंगे? तब आप 6000 का। यदि ग्लेनी के अनुसार आपसे पूछ ले तो आप 2000 मीटर का चुनाव कर लीजिएगा। फिलहाल आपको विकल्प में एक ही जो है वो मानक दिया हुआ है, उसी के आधार पे आपको चलना है। अगला जो प्रश्न आपको दिया है, इसके लिए आप लोग जो है वो प्रश्न को पढ़ के उत्तर करेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। पहला दिया है देवप्रयाग अलकनंदा एवं भगीरथी नदी के संगम पर स्थित है, ठीक है। आपको रुद्रप्रयाग दिया है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। और चौथा दिया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। चलें बताएंगे तेजी से इसमें कौन कौन सा सही है। चलें, चलें तो ध्यान रखिएगा, देवप्रयाग जो है अलकनंदा और भगीरथी नदी के संगम पर स्थित जो है वो देवप्रयाग है, यानी अलकनंदा और भगीरथी देवप्रयाग में जाके मिलती हैं। वहीं आपके अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में, इसलिए रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से जो है वो होकर बहती है, बिल्कुल सही दिया है। चौथा दिया है कि केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केदारनाथ में जो है वो आदि शंकराचार्य ने किसी पीठ की स्थापना नहीं की थी। आदि शंकराचार्य महोदय के द्वारा देश के चारों कोनों में 4 जो है वो पीठ की स्थापना की गई। उत्तर में यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों तो ध्यान रखिएगा, उत्तर में आपके ज्योतिर्मठ, उत्तर में ज्योतिर्मठ का जो है वो निर्माण के द्वारा किया गया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये चारों मठ जो हैं ये सभी के सभी मठ 4 वेदों पर आधारित हैं। ज्योतिर्मठ जो आपका ज्योतिर्मठ जो है यह किस वेद से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यह आपके अथर्ववेद से संबंधित है। अथर्ववेद से संबंधित जो है आपका ज्योतिर्मठ है। कहां पर अवस्थित है भैया? तो यह अवस्थित है आपके बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में अवस्थित है। तो ध्यान रखिए यहाँ केदारनाथ दिया है, ध्यान रखिएगा ज्योतिर्मठ जो है वो केदारनाथ में नहीं है, बद्रीनाथ में अवस्थित है। वहीं जब हम सबसे जो है वो पूरब में बात करते हैं तो सबसे पूरब में जो है आपको गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ जो है वो देखने को मिलेगा। गोवर्धन मठ जो है वो किस वेद से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा यह आपके ऋग्वेद से संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित जो है वो मठ है। कहाँ पे अवस्थित है? स्थान आपसे पूछे तो पुरी में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिणतम जो है वो हम जब बात करते हैं मठ की तो आपका श्रृंगेरी मठ है, श्रृंगेरी मठ। यह किस वेद से संबंधित है भैया? ध्यान रखिएगा यह आपके
माफ करेंगे, या आपके यजुर्वेद से जो है वो संबंधित मठ है। इसकी स्थापना श्रृंगेरी में ही हुई है, उसके नाम पर ही पड़ा हुआ है। और सबसे पश्चिमी यदि हम मठ की बात करते हैं तो आपका द्वारका मठ है, द्वारका मठ। यह आपको द्वारका गुजरात में जो है आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और यह आपके सामवेद, सामवेद पर जो है वो से संबंधित मठ है। तो ये 4 मठ हैं। केदारनाथ में जो है दोस्तों भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो है वो केदारनाथ है। तो इसमें आपका जो सही होगा वो 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 आपका सही है। केदारनाथ जो है वो शंकराचार्य के द्वारा स्थापित मठ नहीं, यह आपके 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आपके शंकराचार्य के, आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित जो 4 मठ हैं उसमें ज्योतिर्मठ, आपके गोवर्धन मठ, श्रृंगेरी मठ और द्वारका मठ आते हैं। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है, आपको बताना है। मंदाकिनी के लिए उत्तर करेंगे अलकनंदा, भगीरथी, यमुना और धौली गंगा में से किसी एक को चुन लीजिए। चलेंगे मंदाकिनी नदी के लिए। चलें, तो भैया अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि मंदाकिनी नदी जो है वो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से आके जो है वो मिलती है। ठीक है। यदि हम मंदाकिनी नदी की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी नदी जो है वो आपके चोराबाड़ी, चोराबाड़ी से जो है यह नदी निकलती है। चोराबाड़ी से निकलने के बाद यह नदी जो है वो आपके सोनप्रयाग नामक स्थान पे पहुंचती है। सोनप्रयाग में यह नदी काली गंगा से मिलती है, काली गंगा से। और उसके बाद से जो है वो आपके अलकनंदा से जो है वो मंदाकिनी मिल जाती है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे जो है वो मिलती है, तो ध्यान रखिएगा रुद्रप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में। तो आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही होगा। जो लोग इसमें ए विकल्प के साथ जाएंगे उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला दिया है कि पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है किसकी, अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती नदी की या आपके शारदा नदी की। चलिए पूर्वी धौली गंगा के लिए उत्तर करेंगे आप सभी लोग। चलें, चलें भैया पूर्वी धौली गंगा की बात करेंगे तो पूर्वी धौली गंगा जो है आपके काली नदी की सहायक नदी के रूप में जाना जाता है। काली नदी बार बार आ रही है, तो ध्यान रखेंगे जब हम काली नदी की बात करते हैं तो यह आपके लिपू लेक दर्रा आप सभी ने पढ़ा होगा। लिपू लेक दर्रे के पास जो है एक स्थान है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है, काला पानी। इस काला पानी नामक स्थान से जो है यह नदी काली नदी जो है वो आपकी निकलती है। इसकी जो है वो सहायक नदी में पूर्वी धौली गंगा जो है, गोरी, सरजू, लोहावती और लधिया नदी जो है वो इसकी सहायक नदियों में इनकी गिनती होती है। आप लोग इसमें बी विकल्प के साथ जाएंगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। चलिए भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग दिया है, कर्णप्रयाग दिया है, विष्णु प्रयाग दिया है और रुद्रप्रयाग दिया है। चारों में से किसी एक को चुनिए। चलें,
निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? तो भैया भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां पे होता है? तो ध्यान रखिएगा, आपके देवप्रयाग में होता है। ध्यान रखेंगे, उत्तर आप सभी का जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलें, और यह देवप्रयाग जो है आप सभी को टिहरी गढ़वाल जिले में जो है वो देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी का उत्तर ए विकल्प के लिए सही है। अगला प्रश्न आपको दिया है, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। चलें, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली नदी आपको भगीरथी दिया है, अलकनंदा दिया है, सरयू दिया है और मंदाकिनी दिया है। चारों में से तेजी से किसी एक का चुनाव करेगा। उस नदी का नाम आपको बताना है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग। चलें, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिएगा, केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहने वाली जो नदी है उसे हम लोग मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और मंदाकिनी नदी की हम यदि बात करते हैं तो मंदाकिनी जो है आपकी अलकनंदा की, अलकनंदा की जो है वो सहायक नदी है। यदि इस जो है वो अलकनंदा की सहायक नदी की बात करें, आपके किसकी हम लोग बात कर रहे हैं? अलकनंदा नदी की नहीं, मंदाकिनी नदी की, माफ करिएगा। मंदाकिनी जो है वो आपके अलकनंदा की सहायक नदी है। तो यह मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है? तो ध्यान रखिएगा, चोरीबाड़ी से। चोरीबाड़ी नामक स्थान से जो है यह नदी निकलती है। आपका उत्तर इसमें जो है वो डी विकल्प के साथ जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। अलकनंदा में आके जो है वो मिल जाती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? आपको अलकनंदा दिया है, भगीरथी दिया है, मंदाकिनी दिया है और गंगा दिया है। बद्रीनाथ, चलें, मैंने आपको 4 मठ जो बताए थे उसमें बद्रीनाथ मठ बताया था। तो बताइए, बद्रीनाथ जो का प्रसिद्ध मंदिर जो है वह कहाँ पे अवस्थित है? किस नदी के किनारे? दो प्रसिद्ध मंदिर हैं, ध्यान रखिएगा, एक है बद्रीनाथ और एक है केदारनाथ। बार बार आप सभी से प्रश्न पूछा जाता है। केदारनाथ, बद्रीनाथ जो है किस नदी के संगम पर अवस्थित है, के किनारे तट पर अवस्थित है? चलेंगे, तो जो लोग भैया बद्रीनाथ के लिए अलकनंदा की बात करेंगे, अलकनंदा नदी की, उन सभी का उत्तर सही हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर जो है वो आपके अलकनंदा नदी के किनारे है। वहीं जब हम केदारनाथ मंदिर की बात करते हैं तो केदारनाथ मंदिर जो है आपके मंदाकिनी नदी के किनारे अवस्थित है। मंदाकिनी नदी के किनारे जो है केदारनाथ मंदिर अवस्थित। ये दो मंदिर आप लोगों से बार बार पूछे जाते हैं कि कौन सा मंदिर जो है किस नदी के किनारे है। एक बार में जो है याद रखिए, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बद्रीनाथ है, अलकनंदा, केदारनाथ है, मंदाकिनी, कोई भी जो है वो कंफ्यूजन वाली बात इसमें नहीं है। बहुत सारा डेटा पढ़ेंगे, बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। डेटा ऐसा पढ़ना चाहिए जो आपके कंफ्यूजन को दूर करे। चलिए, भगीरथी नदी निकलती है कहां से? गोमुख से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, तपोवन से निकलती है, विष्णुप्रयाग से। भगीरथी नदी के लिए आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, ध्यान रखिएगा, भगीरथी नदी की बात करें तो एक शिखर है जिसे आप लोग शिवलिंग शिखर के नाम से जानते हैं। शिवलिंग शिखर,
इस शिवलिंग शिखर के जो है वो दक्षिण तरफ, या इस दक्षिण तरफ कहने का मतलब इस शिवलिंग जो है वो शिखर के नीचे आप लोग जाएंगे तो आपको गंगोत्री हिमनद मिलेगा, गंगोत्री हिमनद मिलेगा। और इस गंगोत्री हिमनद के अंतर्गत एक स्थान आता है जिसे आप लोग गोमुख कहते हैं, गोमुख। इसी गोमुख से आपकी भगीरथी नदी का जो है वो उद्गम होता है। आपका उत्तर इसमें ए विकल्प के लिए सही हो जाएगा। किस शिखर के पास से होता है, एक बार किसी परीक्षा में पूछा हुआ है तो शिवलिंग शिखर नाम याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है आपको कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष में अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण दिया है यमुना असतत वाहिनी नदी है। आपको दोनों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है, जो सबसे उपयुक्त आपको लगे उसका चुनाव कर लीजिए। चलें, दिल्ली और आगरा के मध्य जो है वो वर्ष के अधिकांश समय में, खास करके गर्मियों के समय में यदि आप देखेंगे तो यमुना नदी जो है वो मृत हो जाती है। पानी जो है अत्यंत ही कम हो जाता है यमुना नदी में, सिर्फ झाग आपको दिखाई देगा, गाद दिखाई देगा। कारण बताया जा रहा है कि यमुना असतत वाहिनी नदी, असतत वाहिनी मतलब वो नदियां जो साल भर जो है वो नहीं बहती हैं। मुख्य रूप से सतत जो है असतत वाहिनी नदियां जो मौसमी नदियां होती हैं, बरसात के पानी पे जो नदियां निर्भर होती हैं, उनको असतत वाहिनी नदी कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब हम यमुना नदी की बात करते हैं तो यमुना नदी जो है असतत वाहिनी नदी तो है नहीं, यमुना नदी जो है वो सतत वाहिनी है, सतत वाहिनी नदी है। क्यों भैया? क्योंकि यह जो है आपके यमुनोत्री, यमुनो गड़बड़ हो जाएगा, कहां से निकलती है? तो यह आपके यमुनोत्री के पास जो है वो या यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है यह नदी निकलती है। और ग्लेशियर से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो आपकी सतत वाहिनी होती हैं, सतत वाहिनी होती हैं। अब दिल्ली में यह दिल्ली से आगरा के मध्य या लुप्त क्यों हो जाती है? तो इसका कारण जो है इसका असतत वाहिनी होना नहीं है, इसका कारण जो है वो है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जो है यह नदी आपके दिल्ली से आगरा के मध्य जो है वो लुप्त होती है। तो आपका एक तो सही दिया है, एक सही दिया है, आर गलत दिया है। ए सही आर गलत है, इसका मतलब सी विकल्प के साथ आप लोग जाइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपको बताना है। आपको बेतवा दिया है, चंबल दिया है, केन दिया है और रामगंगा दिया है। चलें, बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा। चलें, तो भैया केन, बेतवा, चंबल ये सभी जो है वो किसकी, यमुना की सहायक नदी है। रामगंगा की बात करते हैं तो इसके नाम में ही गंगा है, ध्यान रखिएगा। यह गंगा की जो है वो सहायक नदी है, ध्यान रखेंगे। रामगंगा जो है वो आपके गंगा की सहायक नदी है, न कि यमुना की सहायक नदी। जबकि केन, बेतवा, चंबल, सोन आदि जो है वो आपके यमुना की सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है क्या है भैया? आपको चौखंबा दिया है, बंदरपूछ दिया है, नंदा देवी दिया है और नीलकंठ दिया है। किसी एक को चुनिएगा। चलें, यमुना नदी का उद्गम स्थान आप लोगों को बताना है। ध्यान रखिए, तो आपकी यमुना नदी भी जो है, मैंने आपको बताया यमुनोत्री के पास एक स्थान है जिसका नाम है बंदरपूछ, बंदरपूछ। इस बंदरपूछ से जो है यह नदी निकलती है, तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यमुनोत्री के बंदरपूछ से निकलती है। आप लोग बी विकल्प के साथ ही जाइएगा, आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? चलिए बताइए। चंबल में नहीं मिलती है अर्थात चंबल की सहायक नहीं है। आपको क्षिप्रा दिया है, काली सिंध दिया है, बेतवा दिया है और पार्वती दिया है। चलें तेजी से उत्तर करेंगे। चलें,
तो ध्यान रखिए, क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती ये सभी नदियां जो है वो चंबल की सहायक नदी है। बेतवा की बात करेंगे तो यह भैया यमुना की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी या एमपी में रायसेन से निकलती है। रायसेन नामक स्थान से निकलती है और उत्तर प्रदेश के हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है यह गंगा नदी से आके मिल जाती है, यमुना नदी से मिल जाती है, ध्यान रखेंगे। तो यह बेतवा जो है आपकी चंबल की सहायक नदी नहीं है, चंबल की सहायक नदी क्षिप्रा, काली सिंध और पार्वती है। तो जो लोग इस प्रश्न में जो है वो किसके साथ, बेतवा के साथ जाएंगे, उन सभी का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है। चलें, आपको कोसी दिया है, घाघरा दिया है, सोन दिया है और गंडक दिया है। उत्तर वाहिनी उन नदियों को कहते हैं जो अपने उद्गम से जो है उत्तर दिशा की तरफ, मानचित्र पे जो है आप जब भी दिशा देखेंगे तो ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण होता है। तो अपने उद्गम से जो है उत्तर दिशा की तरफ कौन सी नदी प्रवाहित होती है, आपको कोसी, घाघरा, सोन और गंडक दिया है, किसी एक को चुन लीजिएगा। चलें, चलें भैया, बहुत बढ़िया। तो जो लोग इसमें सोन नदी की बात करेंगे, या अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, अमरकंटक से जो है यह निकलती है। और चले, यह गंगा नदी में जो है वो आके मिल जाती है, बहुत ही बढ़िया। उत्तर दिशा में बहने के कारण इसको उत्तर वाहिनी नदी कहा जाता है। तो उत्तर तो आप सभी का सी विकल्प के लिए सही हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। चले, अगला दिया है कि मोरीबंदर डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है। चलेंगे, मोरीबंदर डेल्टा के लिए आप लोग उत्तर करेंगे और तेजी से उत्तर करेंगे। चलें, चलें भैया, थोड़ा सा इसके लिए मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है, तो आपको समझा भी देता हूं। चले भैया, मोरी मोरीबंद डेल्टा की बात करेंगे तो किसका उपविभाग है, आपसे पूछा हुआ है। ध्यान रखिए, बंगाल डेल्टा। बंगाल डेल्टा को हम लोग जो है इसे और किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसे बंगाल डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है, सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इस डेल्टा को जो है हम दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से भैया, एक जो है वो पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, पश्चिमी निष्क्रिय, निष्क्रिय, और दूसरा पूर्वी सक्रिय, पूर्वी सक्रिय डेल्टा। दो भागों में आपके सुंदरबन डेल्टा को जो है वो विभाजित किया गया। ध्यान रखिएगा, सुंदरबन डेल्टा का जो निर्माण हुआ था वो आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपके मेघना नदी के परिणाम स्वरूप, मेघना ने जो है वो मिलके, इन तीन नदियों ने मिलके आपके सुंदरबन डेल्टा का जो है वो निर्माण किया है। सुंदरबन डेल्टा को दो भागों में विभाजित किया जाता है, पश्चिमी निष्क्रिय और जो है वो पूर्वी सक्रिय। पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा को पुनः तीन भागों में जो है वो विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भैया, एक है आपका मोरीबंद, मोरीबंद डेल्टा, दूसरा क्या है प्रौढ़ डेल्टा, प्रौढ़ डेल्टा, मैं सिर्फ चित्र बना दे रहा हूं, उसका मतलब समझ लीजिएगा कि मैं कहने का प्रयास क्या कह रहा हूं, प्रौढ़ डेल्टा। और तीसरा जो है वो आपके, इसे तीसरे प्रकार का जो है डेल्टा, इसे ज्वार सक्रिय डेल्टा कहा जाता है, ज्वार सक्रिय डेल्टा। अब आपसे पूछा गया है कि मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किसका उपविभाग है। तो कभी आपसे यदि पूछ ले पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा, आपको प्रश्न में दिया हो या विकल्प में, यदि इसमें पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा दिया होता तो हमको जो है
पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा का चुनाव करना पड़ता। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि सुंदरबन डेल्टा को जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया। इसमें पश्चिमी निष्क्रिय और पूर्वी सक्रिय। इसमें पश्चिमी निष्क्रिय को पुनः 3 भागों में मोरीबंद, प्रौढ़ और ज्वार सक्रिय जो है वो डेल्टा में विभाजित किया जाता है। तो आप लोग इसे मोरीबंद जो है वो आपके सुंदरबन डेल्टा का ही एक भाग है, जिसे बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। 3 नदियों का महत्वपूर्ण योगदान। अगला प्रश्न जो आपको दिया है वो दिया है बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? क्या गंगा नदी जो है वो बिहार में कितने जनपदों को स्पर्श करते हुए जो है वो जाती है? आप लोग तेजी से उत्तर करेंगे। 17 आपको 21 दिया है, 17 दिया हुआ है, 12 दिया है और 6 दिया है। किसी एक को चुन लीजिएगा। चलें, चलें भैया, तेजी से उत्तर करिएगा। ध्यान रखिए, यदि हम बिहार राज्य की बात करें तो बिहार राज्य में कुल 12 जनपद से जो है यह होकर गुजरती है। वहीं अब जो उत्तर प्रदेश वाले लोग होंगे उनके दिमाग में भी यह प्रश्न आ रहा होगा कि बिहार में पूछा है तो उत्तर प्रदेश का भी डेटा पूछा जा सकता है। हम उत्तर प्रदेश की जब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में यह नदी जो है वो प्रवेश कहां से करती है? प्रवेश करती है आपके बिजनौर से। बिजनौर से जो है वो उत्तर प्रदेश में यह नदी प्रवेश करती है और इस नदी का उत्तर प्रदेश में जिससे जो है वो निकास कहां पे होता है? निकास कहां पे होता है? ध्यान रखिएगा, बलिया में। बलिया के बाद से यह नदी बिहार राज्य में पहुंचती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस दौरान बिजनौर से बलिया की यात्रा करने के दौरान कुल 28 जनपद की सीमा को जो है यह नदी स्पर्श करती है। 28 जनपद। चलें, ध्यान रखिएगा, यह नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बिहार में चली जाती है। इस दौरान कुल 28 जनपदों को जो है वो 28 जनपद होते हुए या उनकी सीमा को स्पर्श करते हुए जो है वो उत्तर प्रदेश में यह यात्रा करती है। बिहार में यह जो है वो 12 जनपदों की को स्पर्श करती है, 12 जनपदों की सीमा को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है। चलें, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, लेकिन मेरे लिए जो है वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है वो वीडियो को ना ही शेयर कर रहे हैं और ना ही आप लोगों की संख्या बढ़ रही है। अब पुनः जो है वो 3 दिन बाद मैं आप लोगों से 4 दिन बाद पुनः सोमवार से भूगोल का सेशन लेके मिलूंगा। कल से बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का सेशन लेके 9:15 बजे से उपस्थित होऊंगा। जाते जाते एक बार फिर से आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो है वो सेशन को थोड़ा शेयर करिए। मैं आपसे वायदा करता हूं कि 6 महीने के अंदर ज्योग्राफी का कोई ऐसा सेक्शन नहीं होगा जो आप लोगों को ये लगे कि ये मैंने कभी पढ़ा नहीं है। निरंतरता में कितनी शक्ति होती है ये आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर रूप से एक एक सेक्शन को हम लोग रिवाइज करेंगे। एक बार ज्योग्राफी को कवर करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे और इसके बाद से जो है वो ज्योग्राफी आप लोगों के लिए जैसे अन्य आसान सब्जेक्ट है वैसे ज्योग्राफी भी आपका एक आसान सब्जेक्ट बन जाएगा। ज्योग्राफी सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है, चाहे वो जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए या आप टीजीटी पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए। हर जगह आपसे ज्योग्राफी के प्रश्न पूछे जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि केवल ज्योग्राफी का सेशन टीजीटी पीजीटी वाले लोग देखें, यह सबके लिए है। चाहे आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश में इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आप अपने संबंधित राज्य में जिस हिंदी भाषी राज्य से हैं उन सभी में जो है वो ज्योग्राफी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद भी यदि आप लोग सेशन में संख्या बढ़ा नहीं पा रहे हैं
तो आप लोग बताइए उसका क्या कारण है। मेरे एंड से यदि कोई कमी है सेशन में तो आप लोग उसके लिए भी जो है मुझे सुझाव दीजिए कि सर आप ऐसा कर लीजिए तो सेशन सही हो जाएगा। ठीक है, साथ ही आप सभी के लिए जो है दोस्तों लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे विभिन्न परीक्षाओं के लिए इंक्लूडिंग जो है वो जीएस के लिए 2 सब्जेक्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी का आपको बैच मिल जाएगा। बाकी अलग अलग परीक्षाओं के लिए अलग अलग बैच जो है लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिलेंगे। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी या पॉलिटी है या इन दोनों में से कोई एक है, कोई एक सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो एक सब्जेक्ट में आप एनरोल कर लीजिए। दोनों सब्जेक्ट में एनरोल करना चाहते हो तो दोनों सब्जेक्ट में एनरोल कर सकते हैं। कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप 7007701847 इस नंबर पे एक व्हाट्सएप कर दीजिए या आप मुझे कॉल कर लीजिए। कॉल करने से पहले आवश्यक होता है कि आप एक मैसेज मेरे लिए छोड़ दें। एक मैसेज आप लोग डाल देंगे कि सर आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो जैसे ही मैं फ्री रहूंगा मैं आपको स्वयं कॉल कर लूंगा। हाँ, यदि कोई बहुत जरूरी बात हो तो कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कहते हैं सर आप फोन नहीं उठाए मेरा, तो आप फोन करेंगे और मैं क्लास ले रहा होऊंगा। अलग अलग समय पे जो है अलग अलग क्लासेस चलती रहती हैं लगातार। दिन में जो है वो सारी एप्लीकेशन की क्लासेस चलती हैं, रात के टाइम यूट्यूब की क्लासेज आपको देखने को मिलती हैं। तो यदि मैं फोन नहीं उठा पाया तो आप एक यदि मैसेज डाले रहेंगे तो मैं स्वयं आप लोगों को कॉल कर लूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जो है वो शानदार लहजे में आपने उर्दू लिखने का प्रयास किया है और मैं उर्दू का इतना बढ़िया ज्ञाता हूँ नहीं, लेकिन जो कुछ भी आपने लिखा है उसको पढ़ के अच्छा ही लगा है। संभवतः आपका संबंध जो है वो लखनऊ से होगा, क्योंकि लखनऊ वाले ही इतनी अच्छी उर्दू या उनकी उर्दू में जो है इतनी लिखा तो आपने हिंदी में ही है, लेकिन आपकी भाषा शैली जो है वो उर्दू की है। जो शब्द आपने चुने हैं वो उर्दू के चुने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुदेश सिंह जी आपका नाम है, तो संभवतः आप लखनऊ से होंगे, क्योंकि आपकी जो है वो भाषा से लखनऊ की अदब जो है वो झलक रही है। चलें, नियमित रूप से यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस है या दोनों है तो आप हमारे साथ जुड़िए। विभिन्न परीक्षाओं में आपके लिए जो है वो पॉलिटिकल साइंस भी जीएस के रूप में और ज्योग्राफी भी जीएस के रूप में सबके लिए जो है वो अच्छा मिर्जापुर से हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर से भी हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, जुड़ के जो है नियमित रूप से आप लोग अभ्यास करिए। यदि आप किसी बैच के संदर्भ में आप किसी बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बैच के साथ जुड़िए। यूट्यूब पे जुड़े रहना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जुड़े रहिए। अभी के लिए आप लोग मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मैं आप लोगों को मिलूंगा एक दूसरे सेशन में। वो आपका लोगों का सेशन जो है वो पॉलिटिकल साइंस का होगा। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद।